Hi everyone. In this video we are just continuing our chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and we are on page 21 starting from the top. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So here what is being said is कि जितना डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कहते हैं जितना ज़्यादा उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, जितने एक्सटेंट पे उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ या उनके ऊपर हार्श ट्रीटमेंट हुआ, उसकी वजह से वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेन बने जिनके बारे में बात करी गई थी. बिकॉज ऑफ वॉट दे हैव एक्सपीरियंस, जो उन्होंने स्ट्रगल करी, जो उन्होंने फेस करा, जो एट्रॉसिटीज़ फेस करी, उस वजह से वो लोग आज इतने महान हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ फेस करा या उन्होंने ये सब कुछ बियर करा. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. वो कहता है even though South Africa जो उसकी country है is rich in minerals and gems, वहाँ बहुत ज़्यादा minerals और gems हैं, तरह तरह के stones हैं जो उनके सॉइल के नीचे पाए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, बट वो कहता है उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़े एसेट या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं उनके लोग, उनके कंट्रीमैन, एंड दीज ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. वो उनके लिए उनकी ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है उनके लिए. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, ही इज़ कंपेयरिंग देम विद द प्योरेस्ट डायमंड्स. वो कहते हैं इतने वैल्यूएबल हैं मेरे लिए मेरे कंट्रीमैन या मेरे लोग, हु आर सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट दे आर लाइक डायमंड्स टू मी. अब उनकी तरह मेरे लिए हैं ये सब लोग, ग्रेटेस्ट वेल्थ है उनकी ये. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. सो कहता है कि इन्हीं लोगों की वजह से या इन्हीं सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की वजह से आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. मुझे पता चला कि करेज का मतलब क्या है या ट्रू मीनिंग क्या है करेज का. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. उसने अभी तक अपनी लाइफ में as he grew up, he has seen so many people give their lives just for an idea, and he has seen so many sacrifices around him. इतना उन्होंने देखा कैसे लोग सिर्फ एक आइडिया के लिए अपनी जान गंवा देते हैं. He seen that again and again during his lifetime. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कहते हैं कि इतना जो उनके साथ टॉर्चर हुआ, इतना जो उनके साथ इन लोगों के साथ उनके ऊपर इतना अटैक हुआ, फिर भी लोगों ने इसे प्रोटेस्ट करा है, फिर भी लोग इसके अगेंस्ट खड़े हुए. विच शोज़ व्हाट, इट शोज़ कि इतना उनमें करेज था, इतनी उनमें स्ट्रेंथ थी कि वो डटे रहे कि नहीं, हमें अपनी जो उनकी वांट्स थी या उनकी जो मांगे थी उनके खिलाफ वो डटे रहे, चाहे उनके ऊपर इतना टॉर्चर होता था या उनके ऊपर इतना हार्श ट्रीटमेंट होता था. एंड ये जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस मतलब समथिंग इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप. जो कुछ भी हो जाए, आपको अपने मेन गोल से नहीं हटना है. दैट इज़ व्हाट रेजिलियंस इज. इवन दैट यू फेस सो मेनी हार्डशिप, स्टिल यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन दैट ट्रैक. ऐसे लोगों को देखकर उनके मन में करेज आया, and he understood the meaning of courage, and he values such people, such countrymen. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. वो कहता है कि courageous वो लोग नहीं हैं जिन्हें डर ही नहीं लगता. ऐसा नहीं है कि अगर मुझे डर नहीं लगेगा तो मैं courageous हूँ. No,
he thinks now after seeing all these what these people went through, या उनने अपने आसपास इतने महान लोग देखे, now he understands कि courage वो नहीं है, courageous वो नहीं है जिससे डर नहीं लगता, लेकिन वो जो उस डर को ओवरकम कर लेता है, उस डर को भी पीछे भगा देता है, वो है courageous. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Again he has reinstated this line कि brave भी वही इंसान है जो fear को, मतलब डर को भी conquer कर लेता है, डर को भी grip कर लेता है, ना कि वो जिसको डर ही नहीं लगता. So यहाँ पर उन्होंने courageous and brave men के बारे में बात करी है. So he says, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. So he says this, that since everyone is born the same way, हम सब लोग एक ही process के through we were born, and वो ये कहता है कि किसी को भी पैदा होते ही नहीं सिखा दिया जाता कि इस वाली कम्युनिटी को आपने हेट करना है, या इन लोगों से आपने बात नहीं करनी, इस कलर के लोगों से आपने उनके साथ नहीं रहना. सो ऑल दिस इज नॉट टॉट बाय बर्थ, या ये आपको बाय बर्थ नहीं आती होती ये चीज़ें. ये सब चीज़ें वो कहता है पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. सो इन दीज लाइन्स क्या कह रहा है ऑथर? ही सेज कि क्योंकि वी आर नॉट बॉर्न विद दीज फीलिंग्स, विद दिस फीलिंग ऑफ हेट्रेड, कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले जो एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं हमें इन्हें हेट करना है, या कोई दूसरे कलर के लोग हैं हमें उन्हें हेट करना है, हमें उनके साथ नहीं रहना. ये सब चीज़ें हम पैदा होते हैं हमें नहीं पता होती, बट हम लोग ये सीखते हैं, हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं. इफ़ वी आर बॉर्न इन सच अ फैमिली जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को हेट करते हैं, देन definitely by default we also start hating that community. But he says अगर ये सब हम लोग सीख रहे हैं, hatred सीख रहे हैं, then love, जो love की feeling है, this can also be taught. मतलब अगर कोई बंदा आकर propagate करे कि yes love this community, love each one, ऐसा कोई आकर आपको सिखाए तो हाँ हम ये भी सीख सकते हैं. क्यों? क्योंकि he says love comes naturally to humans than hate. हेटरेड की फीलिंग इज़ नॉट नेचुरल, ये हमारे अंदर घुसाई जाती है, हमें सिखाई जाती है. बट लव की फीलिंग जो है इट इज़ वेरी नेचुरल. जो लविंग इमोशंस हैं दे आर वेरी नेचुरल टू अस, टू ऑल द ह्यूमंस. सो ही सेज even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. वो कहता है कि even in the grimmest times, जो उनके सबसे बुरे टाइम्स थे प्रिजन में, जब वो जेल में थे, उस टाइम के दौरान भी जब उन्हें और उनके जो कॉमरेड्स थे उन्हें एकदम उनकी लिमिट तक पुश कर दिया गया, मतलब उनसे वो सब करवाते थे जो हम सोच भी नहीं सकते, उनके ऊपर इतना बैड ट्रीटमेंट होता था. एट दैट टाइम ही सॉ थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो जेल के गार्ड्स थे, इन वन ऑफ द गार्ड्स ही सॉ दिस ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड बस वही काफ़ी था उन्हें आगे चलने के लिए. मिस्टर मंडेला सेज कि मेरे लिए बस वो एक छोटी सी वो ह्यूमैनिटी जो मुझे उस गार्ड में दिखी, मुझे उसी से इतना करेज मिला कि आई शुड नॉट गिव अप एंड आई शुड कीप गोइंग. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो कहता है कि मे भी उन गार्ड्स को ऐसा टीच किया गया होगा, उन्हें सिखाया गया होगा या उन्हें बताया गया होगा कि इन प्रिजनर्स के साथ कैसे एक्ट करना है, लेकिन क्योंकि उन्हें मिस्टर मंडेला को उस गार्ड में एक थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी दिखाई दी, जिस वजह से ही सेज दिस लाइन कि एक इंसान के अंदर जो ह्यूमैनिटी होती है या उनके अंदर जो अच्छाई होती है,
ऑल्दो दैट कैन बी हिडन, ठीक है, हम वो छुपा सकते हैं बट हम वो ख़त्म नहीं कर सकते अंदर से. नो वन कैन आस्क मी टू जस्ट फिनिश इट ऑफ. मतलब मेरे अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, मैं उन्हें छुपाने को, कोई मुझे कहेगा तो मैं उन्हें छुपा सकती हूँ कि इसके साथ बुरा बिहेव करना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो गुड फीलिंग्स या वो अच्छाई जो मेरे अंदर है वो ख़त्म हो जाएगी. सो इट कैन बी हिडन बट इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड. ये मतलब है इस लाइन का. Okay, in life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So ये दो obligations मतलब आपकी इन लोगों की तरफ responsibility है, या you are accountable for these people. आप responsible हैं इन दो टाइप की ट्विन मतलब दो टाइप के ग्रुप्स हैं जिनके लिए यू आर ऑब्लाइज्ड. मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपको ये काम उनके लिए करने हैं. एक ग्रुप क्या है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं. योर फैमिली, आपके फादर मदर या आपकी वाइफ या आपके बच्चे, ये लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं. अनदर ग्रुप जिसके बारे में यूजुअली हम सब लोग नहीं सोचते हैं इज़ our community, the country and your people, जिनके साथ आप लोग रह रहे हैं. So these are the two groups which Mr. Mandela said कि एक इंसान की ये दो twin obligations होती ही होती हैं. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his inclinations and ability. वो कहते हैं कि ये दो जो ग्रुप्स हैं, हर एक इंसान एक सोसाइटी में ही वो फुलफिल करता है सिर्फ वही ऑब्लिगेशन जिसकी तरफ उसकी इंक्लिनेशन होती है, या जो उसके रीच में होता है, या जो उसके बस में होता है, एंड जिसकी तरफ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and my color to fulfill both of those obligations. कह रहे लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में it was almost impossible, बिल्कुल ही नामुमकिन था ये एक ऐसे इंसान के लिए जो उनकी मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, जो जिसका डार्क स्किन थी एंड जिनका बर्थ उस टाइम पर हुआ, टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशंस. वो कह रहे हैं उनके जैसे इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल था दोनों ग्रुप्स को केटर करना या दोनों ग्रुप्स की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. वो कह रहा है कि इन साउथ अफ्रीका जो डार्क स्किन लोग थे, दे वर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का सोचते थे, या जैसे सब इंसानों को राइट्स होते हैं बेसिक चीज़ों के, वो अगर उन्हें एक्सेस करने का भी सोचते थे तो उन्हें पनिश कर दिया जाता था या उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था. आइसोलेट मतलब उन्हें उठाकर किसी ऐसी जगह जहाँ आसपास कोई लोग नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, ऐसी जगह भेज दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. So he says, कैसे वो बताना चाह रहे हैं कि कितना मुश्किल था उनके लिए स्टार्ट करना ये पूरा स्ट्रगल to abolish apartheid from his country, such a country जहाँ पैदा होते ही उन्हें इतनी हेट्रेड के साथ ट्रीट किया गया, एंड जहाँ पर अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी रहना चाहें तो भी उन्हें पनिशमेंट मिलती थी या उन्हें आइसोलेट कर देते थे, या फिर अगर कोई इंसान वो सेकंड ड्यूटी अपने पीपल की तरफ या अपनी कम्युनिटी की तरफ उनके लिए कुछ भी उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, उनके बिहाफ पर प्रोटेस्ट कर रहा था, ऐसे लोगों को वो लोग उनकी फैमिली से अलग कर देते थे एंड ऐसी जगह भेज देते थे जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं था. एंड दे यूज्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ सीक्रेसी, मतलब बहुत ही
उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी किसी को पता नहीं होता था कि वो जिंदा है या मर गया, इतना कहीं अलग ही आइसोलेट कर देते थे उनको. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. Now again he says, jabki he wanted, when he was trying to help his community, he was trying to protest on behalf of his community, जो dark skinned people की community थी, जब वो इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे थे, ही वॉज प्रिवेंटेड, वो अपनी फैमिली की तरफ ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल कर पाते थे जो एज अ सन या एज अ हस्बैंड उन्हें करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So here he says कि ऐसा नहीं था कि वो पैदा होते ही he felt that he was in prison या उन्हें जेल हो गई है, वो उन्हें ऐसा नहीं लगता था that he was born in a very restricted atmosphere. No, he thinks कि वो बहुत ही free पैदा हुए थे, that he had the freedom to do whatever he wished to. उन्हें स्विमिंग जाना है वो स्विमिंग जाते थे, उन्हें कहीं आसपास फील्ड्स में घूमना है वो फील्ड्स में घूमते थे, एंड उन्हें अपने मील्स कुक करने हैं अंडर द स्काई, वो मील्स कुक करते थे, उन्हें बुल पे राइड करना है वो करते थे. सो ही सेड कि मैं पैदा जब हुआ तब मैं आई थिंक आई वॉज फ्री टोटली, उनके ऊपर कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. सो ऑल्सो ही सेज इन दिस लाइन, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. He says जब तक तो मैं उन्हीं रूल्स एंड कस्टम्स के अंदर बंधा रहा, जब तक तो मैं अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहा, तब तक मेरे को किसी भी तरह की ट्रबल नहीं हुई या मुझे किसी भी तरह के ह्यूमन लॉज से या जो गॉड ने लॉज बनाए हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं हुई. दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से इन दिस पैराग्राफ. Okay, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So with this paragraph there is a transition that is being shown कि कैसे when he was an infant या जब वो बहुत ही छोटे थे, he was a kid, he thought that he was free to do whatever he wished to, क्योंकि तब उनकी बहुत ही बेसिक नीड्स थी कि मुझे स्विमिंग जाना है या मुझे थोड़ा सा कुछ कुकिंग करनी है, और आई वॉन्ट टू राइड माई बुल विच ही वॉज अलाउड टू डू within the proximity of his place, and तब तक he used to obey whatever his father used to say. तो जब हम छोटे होते हैं हम सब कुछ अपने पेरेंट्स की सुन लेते हैं एंड whatever they say हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाते. But now he says when he started growing older, या जब वो अपने टीनेज में आया उससे थोड़े बड़े हुए, he says कि तब उन्हें समझ आया कि वो उनकी बचपन में जो फ्रीडम थी that was just an illusion. वो सिर्फ एक it was just like a cloud, bubble था वो सिर्फ एक, असली में he wasn't free. He says I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. उस टाइम पर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो तो पहले से ही उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है, एंड उस टाइम पे उन्हें वो एक हंगर हुई फ्रीडम की, मतलब तब उनके मन में वो प्रोटेस्टिंग आइडियाज़ आए या उनके मन में वो प्रोटेस्टिंग थॉट्स आए कि ये मेरे को वही करना है जो मुझे करना है, उसके लिए
उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए वो क्या क्या नहीं कर पाते थे, जैसे अगर उन्हें एक पूरी रात बाहर रहना है वो नहीं रह पाते थे, या फिर अगर उन्हें किसी जगह जाना है जहाँ उनका मन है वो नहीं जा पाते थे. लेट सो हियर ही टेल्स अस कि कब उनके मन में वो हंगर फॉर फ्रीडम हुआ, एंड फ्रीडम टू इवन मैरी समवन और हैविंग अ फैमिली. ये सारी द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो सारी चीज़ें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अलाउड होनी चाहिए, वो सब ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. At this point, धीरे धीरे gradually he realized what, पहले उन्हें लगता था सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें ये सारी restrictions में जीना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे slowly he realized what, that all those people who were born with the color like his, जिनका सबका डार्क स्किन था, या all the people who were dark skin, उन सब brothers and sisters, he treated them as brothers and sisters. तो उन सब लोगों के साथ भी यही इशू हो रहा था. They were also deprived of that freedom to roam around anywhere or to have a family, to marry someone they like. ये सब चीज़ों का एक्सेस या ये सब चीज़ों की करने की फ्रीडम उन लोगों के पास भी नहीं थी. सो धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम जो कर्टेल थी या जो रिड्यूस थी, बट इट वॉज द फ्रीडम ऑफ हिज एंटायर कम्युनिटी. तब उन्हें ये रियलाइजेशन हुई. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. At this point, what he did, he took a step. He joined the African National Congress, and tab he says, hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. He decided to fight for his people, and he said कि ये जो मेरी फ्रीडम की भूख थी उसको पूरा करने के लिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी. Moving to the next page, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. Here he says, ये जो उनका डिज़ायर फॉर फ्रीडम था, जो उनके मन में ये थॉट आ गया, एक बार उनके मन में ये वांट डिज़ायर आ गया कि अब तो मुझे वो फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम मेरे को अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरी कम्युनिटी के लिए चाहिए कि हम लोग भी उसी डिग्निटी के साथ या उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी पाएँ जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहते हैं. इस पूरे प्रोसेस में वो एक डरा हुआ, मिस्टर मंडेला सेज दैट वो ही वॉज अ फ्राइटेंड बॉय, मतलब वो एक बहुत ही सहमे हुए और डरे हुए इंसान थे, एंड वो बन गए बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड करेजियस जिन्हें किसी से डर नहीं लगता. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. So क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को इन डार्क स्किन नॉन वाइट्स लोगों को अलाउड नहीं था कुछ भी प्रोटेस्ट करना, तो व्हेन ही बिकेम दैट बोल्ड एंड ही डिसाइडेड कि नहीं अब तो मुझे इस स्ट्रगल में पार्ट लेना है एंड दैट आई विल विन दिस स्ट्रगल. जो जो वो एक्शंस करते थे या जो भी वो चीज़ें करते थे जिसकी वजह से ही वॉज ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, कहाँ तो वो एक लॉ अबाइडिंग इंसान थे, ही वॉज ट्रीटेड नाउ एज अ क्रिमिनल. वेयर ही वॉज अ फैमिली लविंग हस्बैंड, नाउ अब उन्हें अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया था. एंड वेयर ही वॉज अ लविंग लाइफ लविंग मैन, जिन्हें बहुत ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, उन्हें एक आइसोलेट कर दिया गया था, जैसे एक मॉन्क्स होते हैं आइसोलेटेड, उसी प्रकार उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया था. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed
when I knew my people were not free. He says even though जो उनकी वो थोड़ी थोड़ी लिमिटेड फ्रीडम थी उनके पास, वो उन्हें एंजॉय ही नहीं कर पाते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें he had started caring for his community now. वो अपने सब एंटायर कम्युनिटी, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु ऑल वर डार्क कलर्ड, उन सब के बारे में सोचते थे. एंड बिकॉज ही थॉट कि वो लोग ही फ्री नहीं हैं, he himself was not able to enjoy जो थोड़ी लिमिटेड फ्रीडम्स उनके पास थी. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. So he started having those, वो obligations जो थी, twin obligations के बारे में बात करी थी, उनके लिए वो second obligation, मतलब towards the community, towards your people, towards your country, वो obligations उनके लिए ज़्यादा important होने लगी. And he started feeling the pain. He started taking the pain for his community. उन्हें लगता था अगर एक भी इंसान उनकी community का is deprived of freedom, उसके पास freedom का access नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो चेन से बंधा है. एंड अगर वो चेन से बंधा है, उन्हें लगता था उनकी पूरी कम्युनिटी चेन से बंधी है. एंड अगर उनकी कम्युनिटी चेन से बंधी है, तो उन्हें लगता था कि वो खुद भी चेन्ड है. सो दिस वॉज द कनेक्शन जो वो फील करने लगे अपनी कम्युनिटी के साथ. इतना क्लोज कनेक्शन ही स्टार्टेड फीलिंग. ओके, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Now वो कहता है कि जो किसी ऊपर रोब झाड़ रहा होता है इंसान, वो इंसान भी बंधा हुआ है. उसको भी कहीं से ऑर्डर्स होंगे कि इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना है. एंड ही इज़ ऑल्सो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. वो उसके मन में बहुत ज़्यादा हेट है, बिकॉज ऑफ विच ही इज़ इम्प्रिजन्ड. ये प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न. मतलब बिना किसी बात के किसी एक चीज़ के अगेंस्ट हो जाना, उसको एकदम निगलेक्ट करना या उसके खिलाफ हो जाना बिल्कुल ही. दैट इज़ व्हाट प्रेजुडिस मीन्स. तो जो ऑप्रेसर है, जो रोब झाड़ रही है कम्युनिटी, या जो इंसान रोब झाड़ रहा है, वो इंसान इज़ ऑल्सो अ प्रिजनर. प्रिजनर किस चीज़ का? हेट्रेड का एंड प्रेजुडिस का. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नैरो माइंडेड. उसकी जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. So he says कि मैं अगर किसी और की freedom छीन लूँगा तो I don't think कि मैं free feel कर पाऊँगा. Similarly, अगर कोई इंसान मेरी freedom मुझसे ले रहा है, तो definitely वो इंसान भी free नहीं है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दोनों ही, जो oppressor है and जो oppressed है, वो दोनों ही humanity से, या जो basic humanity होती है, एक feeling of kindness towards your people होती है, वो उससे deprived है, या उसके अंदर भी वो अभी मतलब उससे छीन ली गई है. So this is what the chapter was all about. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. दिस होल्ड्स अ वेरी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस. इस चैप्टर में जिस सेरेमनी के बारे में बात करी गई है, एंड आई वुड लाइक that all of you should go to the internet and read about apartheid and कैसे उनके ऊपर atrocities होती थी. And for now let's move on to the questions. So the questions जो हैं हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? So we all know the answer to the first question कि इतने large number of international leaders ने क्यों attend किया था? Why? Because before Nelson Mandela became the president of South Africa's
first non-racial and democratic government. uh, all the countries had cut their ties with South Africa, and or all the countries had cut their diplomatic relations with South Africa, because South Africa was in the grips of apartheid, and that is why and now because apartheid was being overthrown or it was being abolished, everyone had come to celebrate this or witness this event and signify the triumph of. ये किस चीज़ की triumph signify कर रहा था? It was signifying the triumph of वो 3 things that I just mentioned before: justice, peace and human dignity. ये 3 चीज़ों के बारे में वो signify कर रहा है. Also you can mention here that it was the inauguration of the new government of South Africa, which was freely elected and it was non-racial and democratic. ये सब चीज़ें आप first answer में mention करेंगे. Okay, moving to the second answer, second question. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? So हमें क्या पता चलता है इससे कि जब उन्होंने ये लाइन का मेंशन करा था, he was just remembering all the extraordinary men. So we can say that he means that he could identify with the unimaginable sacrifices of all those noble and courageous men who fought for the collective freedom of the African people or who were a part of the apartheid struggle. आप ये सारी चीज़ें उसमें mention करें. And that he was pained that he could not thank them and that they could not witness what their sacrifices has wrought. ठीक है, ये सारे points ये हमें हमारे story से ही मिलेगा. Moving to the next question, how would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Okay, so we would say yes, I agree that depths of oppression create heights of character. Mandela thought that the decades of brutality and oppression had an unintended effect of creating many African patriots who did unimaginable sacrifices or who had unimaginable heights of character. Thus he felt that the greatest wealth जो है उनकी wealth of South Africa was its people. And also you can write that in similar, मतलब आप इसके बाद अपना एक example दे सकते हैं from the any current affair जिसमें आप ये argument को support कर सकते हैं. You can write about any freedom fighter or anyone. Okay, moving on. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? So हमें पता चला कैसे उन्होंने वो 2 पैराग्राफ्स में बताया था. फर्स्ट पैराग्राफ में एज अ इन्फेंट जब वो कहते थे that he was free to swim, he was free to ride his bull, he was free to cook his meals, he was free to do whatever he wanted to till the time he was abiding by the rules of his tribe and whatever his father used to tell him. जो भी instructions उन्हें उनके father से मिलती थी. So again we can say कि as a boy Mandela did not have that freedom of hunger. Why? Because he thought that he was born free. And again we can write down that slowly he started growing in as a teenager, and he had this hunger for freedom, and slowly he understood that his freedom had been curtailed right from the beginning, right from when he was born, for all the blacks या फिर for all the non-whites, and his community was deprived of freedom. And you can say that it is after attaining this understanding he developed the hunger for freedom of his people, and he joined the African National Congress. ये सारी चीज़ें आप इसमें mention कर सकते हैं. The last question goes like,
How did Mandela's hunger for freedom change his life? Okay, I missed this question. How did Mandela's understanding, no, it's done, ठीक है. Fifth question, how did Mandela's hunger for freedom change his life? So हंगर फॉर फ्रीडम, हमने अभी ऊपर इसका बैकग्राउंड दिया था, दोनों पार्ट्स, कैसे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था पहले और अब क्या है आफ्टर ही ग्रू अप. नाउ वी सेज कि कैसे इसने उनकी लाइफ चेंज कर दी. व्हाट वी कैन मेंशन हियर इज कि मंडेला इन हिज यूथ रियलाइज that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the blacks or non-whites, and the hunger for his own freedom became the hunger for freedom of his people, and the desire for a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man, जो हमने टेक्स्ट से उठाया है, हमारी स्टोरी बुक स्टोरी से उठाया है. Thus he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold man. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें you can mention in this. And with this we are just done with this chapter, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. I hope you have understood the chapter, and I hope you will be prepared with the questions as well. Thanks for watching.